नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। आप देख रहे हैं IBN 7 देश दिन भर में आपका स्वागत है। आज बहुत सारी खबरें हम लेकर आए हैं। सबसे पहले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई छोटा शकील ने जिस तरह से भारत को धमकाने का प्रयास किया है, उसके बाद बीजेपी ने कहा है कि इस तरह की गीदड़ भभकियों से भारत में कोई डरने वाला नहीं। श्रीनगर में आज जुमे की नमाज के बाद एक बार फिर पाकिस्तान का झंडा, साथ ही साथ ISIS के झंडे और लश्कर तौयबा के झंडे लहराए गए हैं। पुलिस से झड़प के दौरान उपद्रवियों ने पथराव भी किया। पुणे का जो प्रतिष्ठित संस्थान FTI है, वहां पर राजनीति अब चरम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी आज वहां पहुंचे और बीजेपी और RSS पर जमकर बरसे। गुजरात में बाढ़ के कारण अब तक 28 लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी खबर यह है कि अधिकतर जगहों पर बारिश रुक गई है, लेकिन अब ये धीरे धीरे साफ होने लगा है कि कितना ज्यादा नुकसान इस भारी बारिश और बाढ़ के बाद हुआ है। गुजरात के अंदर कम से कम 10,000 जानवर मारे गए हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया 28 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं गुजरात में। गुरदासपुर में हुए आतंकी हमले के 4 दिन बाद सुरक्षा में एक बड़ी चूक का मामला सामने आया है। कराची से पाकिस्तान की एक महिला ट्रेन में बैठकर बिना सही कागजात के, यानी बिना पासपोर्ट, वीजा और टिकट के भारत भी पहुंच गई। और हैरत की बात यह है कि भारत के अटारी रेलवे स्टेशन में जहां इतनी कड़ी सुरक्षा होती है, वहां उसकी चेकिंग कैसे नहीं की गई। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। गोरखपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से सनसनी है। लेकिन सबसे पहले आइए बात करते हैं गुरु पूर्णिमा की। ऐसा दिन जब शिष्य अपनी भक्ति गुरु के प्रति व्यक्त करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। इलाहाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर शिवपाल सिंह यादव ने सरकारी हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग किया। ये जो आपको स्क्रीन पर हेलीकॉप्टर दिख रहा है, इससे उन्होंने अपने गुरु अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के ऊपर फूलों की बारिश की। इतिहास में यह पहला मौका होगा जब किसी मंत्री ने सरकारी हेलीकॉप्टर से अपने गुरु के ऊपर इस तरह फूलों की बारिश की हो। स्वामी नरेंद्र गिरी बहुत खुश हैं। महामंडलेश्वर कैलाशानंद अपने शिष्य की भक्ति से बहुत खुश हैं और विपक्षी सवाल उठा रहे हैं कि जनता की गाढ़ी कमाई से गुरु की भक्ति करना किस हद तक एक कैबिनेट मिनिस्टर को शोभा देता है। शिवपाल यादव का कहना है कि गुरु को खुश करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं, इसीलिए वो गुरु का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन गुरु पूर्णिमा पर शिरडी में बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आज देखने को मिले। आज का दिन साईं भक्त बेहद अहम मानते हैं, क्योंकि आज के दिन गुरु भक्ति जो करता है, कहा जाता है कि साईं उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। आज के दिन खास प्रसाद भी वहां पर बांटा जाता है, महाभंडारे का आयोजन किया जाता है। ये एक ऐसी प्रथा है जो 1910 में शुरू हुई थी। आइए चलते हैं शिरडी। गुरु पूर्णिमा के मौके पर साईं दरबार में अलग ही नजारा होता है। शिरडी में इस वक्त उत्सव का माहौल है। साईं बाबा के मंदिर में गुरु पूर्णिमा का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर गुरु के प्रति अपनी आस्था दिखाने के लिए भक्त अपनी हैसियत के हिसाब से नकद, सोने, चांदी और आभूषण दान करते हैं। इस साल भी साईं को एक गुमनाम भक्त ने उनकी समाधि मंदिर परिसर में बने 4 मंदिरों के कलश को सोने की परत चढ़ाकर गुरु दक्षिणा दी है। इनमें यही इस साल का बड़ा चढ़ावा माना जा सकता है। भक्तों के लिए अपने गुरु साईं बाबा की समाधि के दर्शन आसान हो जाए, इसलिए आज पूरी रात साईं मंदिर को खुला रखा जाएगा। मंदिर रात भर खुला होने से आज की शयन आरती और कल सुबह की काकड़ आरती नहीं की जाने वाली है। हर साल की तरह इस साल भी देश के कई राज्यों से साईं भक्त पदयात्रा करके शिरडी पहुंचे हैं। इन पदयात्रियों की संख्या 50,000 के करीब बताई जा रही है। बता दें कि शिरडी में गुरु पूर्णिमा मनाने की परंपरा खुद साईं बाबा ने शुरू की थी। शिरडी से आइए, अब आपको शिरडी के बाद लिए चलते हैं काशी। अघोर पीठ कीना बाबा के दर्शन के लिए देश के कोनों कोने से वहां श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और मान्यता यह है कि क्रिकुंड में स्नान करने से और खास तौर पे इस समय पर स्नान करने से सारे कष्ट दूर होते हैं। गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का स्थान इस पृथ्वी पर भगवान से भी ऊपर माना गया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बाबा भोले की नगरी हर हर महादेव की जगह जय जय गुरुदेव के उद्घोष से गूंज उठी। बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। दरअसल 350 साल पहले बाबा कीनाराम ने यहाँ समाधि ली थी। जो हमारे यहाँ के गुरु हैं, जो हमारे यहाँ पीठ के गुरु हैं, जो हमारे यहाँ संस्था के गुरु हैं, तो मैं तो मानती हूँ कि मेरे सबसे बड़े, सबसे ऊंचे और सबसे महान गुरु हैं। और गुरु की जो ऊंचाई है वो हिमालय से भी ऊंचा माना जाता है। गुरुओं की आराधना का ये पर्व अनादिकाल से चला आ रहा है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जगत के पहले गुरु श्री श्री 1008 वेद व्यास जी थे, जिन्होंने चारों वेदों की रचना के साथ साथ महाभारत की भी रचना की थी। आज के ही दिन उनका इस धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए आज का दिन गुरुओं के प्रति समर्पित है। काशी के बाद आइए अब आपको लिए चलते हैं हरिद्वार, जहां गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शांति कुंज में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके अलावा वृक्ष गंगा अभियान के तहत 5000 पौधे भी भेंट किए गए हैं। देश दिन भर में अब आगे बढ़ते हैं। 1993 के बम धमाकों के आरोपी याकूब मेमन को फांसी के बाद लगता है डी कंपनी बौखला गई है। बाकायदा फोन करके अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को छोटा शकील ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें यह धमकी दी है कि इसका अंजाम आपको भुगतना होगा। बीजेपी का कहना है कि ऐसी गीदड़ भभकियों से कोई डरने वाला नहीं है। दाऊद इब्राहिम के गुर्गे छोटा शकील ने याकूब की फांसी को कानूनी मर्डर बताया है। एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में छोटा शकील ने कहा, ये साफ हो गया है कि दाऊद भी अगर भारत आता तो यही अंजाम होता। भारत सरकार ने क्या संदेश दिया है? तुम लोगों ने एक निर्दोष को उसके भाई की करतूत की सजा दी है। कंपनी इसकी निंदा करती है, ये कानूनन हत्या है, इसका अंजाम भुगतना होगा। अब आगे से कोई भी सरकारी चॉकलेट पर भरोसा नहीं करेगा। अगली बार जब तुम लोग वायदा करोगे तो कोई तुम्हारी एजेंसियों पर यकीन नहीं करेगा। बम धमाके में टाइगर मेमन का रोल तो चार्जशीट में लिखा है, लेकिन सरकार ने ऐसे आदमी को सजा दी है जो अपने साथ ऑडियो वीडियो सबूत लेकर गया था। वो दूसरे आरोपियों से सहमत नहीं था और उसने कानून का पालन करने का फैसला किया था। जो दाऊद इब्राहिम है और छोटे शकील हैं, ये जो गीदड़ों की होती है, धमकियां देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके अंदर हिम्मत है तो देश के अंदर आए और देश के कानून से जरा उलझे। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के विधायक हैं उस्मान माजिद और उन्होंने एक दावा किया है जिसके बाद में हलचल मच गई है। उस्मान माजिद का ये कहना है कि मुंबई बम धमाकों के बाद वो कई बार टाइगर मेमन से मिला है। इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहा है कि वो टाइगर मेमन से जब मिला तो वो मुलाकात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हुई थी। याकूब मेमन के पकड़े जाने के बाद टाइगर मेमन डरकर पाकिस्तान छोड़ दुबई भाग गया था। ये दावा है बांदीपोरा से कांग्रेस विधायक उस्मान माजिद का। उस्मान के मुताबिक 1994 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के एक ट्रेनिंग कैंप में उनकी मुलाकात टाइगर मेमन से हुई थी। उस्मान ने यह भी बताया कि जब उनकी मुलाकात टाइगर मेमन से हुई तो वो उसे पहचान नहीं पाए, क्योंकि पहले बेहद मोटा दिखने वाला टाइगर मेमन बहुत दुबला पतला दिख रहा था। ये सही है, मैं उसे मिला हूँ। जब मैं 93 में दोबारा पाकिस्तान गया, POK गया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो वहाँ नवंबर के करीब वो हिलाल बेग मरहूम जो आज जिंदा नहीं है, वो लेके आए उनको हमारे जहाँ हमारा ऑफिस था, जहाँ हमारा सेफ हाउस था, कैंप था, तो वहाँ वो उनसे मेरी मुलाकात हुई है टाइगर से। उस्मान के इस दावे के बाद बवाल मच गया है। सवाल उठ रहा है कि क्या उस्मान ने टाइगर के साथ मुलाकात की जानकारी सरकार को दी थी। बता दें कि उस्मान पहले आतंकवादी थे और मुख्य धारा में लौटने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा। अब आपको बता दें पाकिस्तान की एक नागरिक के बारे में। इनका नाम है फौजिया और वो कराची से बाकायदा भारत के अंदर तक आ गई, लेकिन उनके पास न पासपोर्ट है न वीजा है। अब इस मामले को लेकर पाकिस्तान में टेलीविजन पे तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। यहां पर भारत में सारे अधिकारी परेशान हैं कि बिना किसी कागज के वो इतने अंदर तक कैसे आ गई।
और साथ ही साथ पाकिस्तान में ट्विटर पे कुछ लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कोई बजरंगी भाईजान है जो फौजिया को बचा कर ले आए। नाम चंदा उर्फ फौजिया, उम्र 27 साल, पता कराची पाकिस्तान। बिना पासपोर्ट, वीजा और टिकट के पाकिस्तान की फौजिया कराची से ट्रेन में बैठी और बिना सुरक्षा जांच के जालंधर तक पहुंच गई। हालांकि बाद में एक टिकट चेकर की सतर्कता की वजह से इसे जालंधर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में फौजिया अजीबोगरीब बयान दे रही है। कभी ये अपने मामू का तो कभी फिल्म एक्टर सलमान खान का नाम ले रही है। यार बिग बॉस सलमान खान है ना, जो बम्बई के अंदर काम करते हैं, जिन्हें बिग बॉस चल रहा है, उनके थ्रू ने यहाँ पे मेरे पास दवाई के पर्चे, मैंने उनके पास जाना, उनका नंबर भी मैंने इन लोगों को दिया, शाहरुख खान का, सलमान खान का। मैंने कहा आप उन लोगों तक मुझे पहुँचा दें। भारत में आने का इस महिला का क्या मकसद है, अब सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही है। सुरक्षा में कहां और किस स्तर पर चूक हुई, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही चंदा के मामू को ढूंढने और उसे पूछताछ करने की भी जरूरत है, ताकि इस घटना से जुड़ी सारी सच्चाई सामने लाई जा सके। अब बात दिल्ली की राजनीति की। अब तक केजरीवाल सरकार पोस्टरों के जरिए बीजेपी पर निशाना साध रही थी, लेकिन अब बीजेपी ने पलटवार करना शुरू कर दिया है और बीजेपी केजरीवाल सरकार से ये पूछ रही है कि जनता की कमाई के 526 करोड़ रुपए अपने प्रचार पर खर्च करने का उन्हें क्या हक है। प्रधानमंत्री सर, प्लीज दिल्ली सरकार को काम करने दीजिए, सरकार अच्छा काम कर रही है। केजरीवाल के इस पोस्टर का जवाब बीजेपी ने उनके ही अंदाज में दिया। बीजेपी के जवाबी पोस्टर में केजरीवाल पर निशाना साधा गया है। हवाला प्रचार प्रसार पर खर्च की जा रही बड़ी रकम का है। दिल्ली के ईस्ट और सेंट्रल इलाकों में ये पोस्टर लगाए गए हैं। इसमें पार्टी की बजाय नेताओं ने अपने स्तर पर केजरीवाल को घेरा है, जिससे लगता है असल में बीजेपी इस पोस्टर वॉर में कूदने के बजाय इलाकेवार केजरीवाल सरकार पर निशाना साध रही है। बीजेपी हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कुंभकर्णी निद्रा में अपने प्रचार प्रसार में सो रहे हैं, उनको जगाने के लिए अपने पैसे से, जनता के पैसे, सरकार के उसमें नहीं, अपने पैसे से इनको जगाने का एक प्रयास कर। हालांकि दिल्ली सरकार ने 2 दिन पहले अपने वो पोस्टर वापस ले लिए, जिसमें प्रधानमंत्री से उन्हें काम करने देने की अपील की गई थी। बीजेपी से पहले भगत सिंह क्रांति सेना ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाया था। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII में हड़ताल का 50वां दिन है आज, और उस मौके पर राहुल गांधी खुद छात्रों से मिलने के लिए वहां पहुंचे। बीजेपी की आलोचना की, RSS की आलोचना की। उसका जवाब बीजेपी ने ये कहकर दिया है कि एक फोटो अपॉर्चुनिटी थी और साथ ही साथ वो मामले का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। सिने जगत को बड़े बड़े सितारे देने वाली संस्था फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पिछले 50 दिनों से ठप पड़ी है। हड़ताली छात्रों से मिलने पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार RSS की विचारधारा को फैलाने के लिए बड़े संस्थानों में औसत दर्जे के लोगों को मुखिया बना रही है। IBN 7 के सवालों पर राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों से चर्चा करना नहीं चाहती। आपने बातचीत में जो छात्रों से कहा कि जो भी इनकी विचारधारा का विरोध करता है, ये उसे डराने के लिए एंटी नेशनल, एंटी हिंदू करके टेक्निक करती है, लगातार इल्जाम लगाती है। हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि वो डिस्कशन नहीं करना चाहते। जो भी विचारधारा उनको अच्छी नहीं लगती है, उसको वो एंटी नेशनल कह देते हैं। अब ये बच्चे हैं, यहाँ पे फिल्म बना रहे हैं, इससे प्रो नेशनल बात क्या हो सकती है? इसको आप एंटी नेशनल कैसे कह सकते हो? क्योंकि यहाँ हमारे युवा हैं, हमारे बच्चे हैं, इनको आप एंटी नेशनल कैसे कह सकते हो? पढ़ाई करना एंटी नेशनल है, फिल्म बनाना सीखना एंटी नेशनल। एक तरफ राहुल गांधी छात्रों से संवाद कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ FTII के गेट के बाहर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। मैं यही पूछना चाहता हूं कि अगर स्टूडेंट को, वहां के स्टूडेंट को, अगर इनके अंदर कार्यकर्ता दिखता है गजेंद्र के अंदर, तो राहुल गांधी में कौन सा फिल्म मेकर दिख रहा है उनको? मैं यही पूछना चाहता हूं। गजेंद्र चौहान को चेयरमैन बनाए जाने से शुरू हुई महाभारत में जीत अब चाहे जिस किसी की भी हो, लेकिन हार संस्था की हुई है, जो पिछले 50 दिनों से ठप पड़ा है। देश दिन भर में एक बार फिर आपका स्वागत है। दिल्ली विश्वविद्यालय का जो एडमिशन रैकेट सामने आया था, इसमें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एडमिशन्स किए गए थे, उसका मास्टरमाइंड एक व्यक्ति बताया जा रहा है, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो यूथ कांग्रेस का नेता है। दरअसल साउथ दिल्ली में कई जगहों पर पोस्टर लगे हुए हैं और उसमें इस व्यक्ति के पोस्टर यूथ कांग्रेस के नेता के रूप में लगे हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है
पोस्टर कोई भी इस तरह से लगवा सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन रैकेट के खुलासे की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे क्राइम ब्रांच को चौंकाने वाली जानकारियां हाथ लग रही हैं। मालवीय नगर इलाके से गिरफ्तार चारों आरोपियों से पूछताछ में क्राइम ब्रांच को पता चला है कि इस बड़े एडमिशन रैकेट का मास्टरमाइंड इंद्रजीत मालवीय नगर इलाके में ही रहता है। पुलिस ने इंद्रजीत की गिरफ्तारी को लेकर शुक्रवार को जगह जगह छापे मारे, लेकिन वो पकड़ा नहीं जा सका है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक एडमिशन रैकेट के मास्टरमाइंड इंद्रजीत की कई कॉलेजों के कर्मचारियों और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ अधिकारियों से संपर्क है। जांच में पता चला है कि अपने इसी संपर्क के जरिए इंद्रजीत दिल्ली विश्वविद्यालय के अलग अलग कॉलेजों में 3 से 7 लाख रुपए लेकर छात्रों का फर्जी डिग्री के आधार पर दाखिला कराता था। बॉटम तक हम पहुंचे हैं। अगर कोई कर्मचारी इसमें सम्मिलित है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाए और इसके अलावा जो है इस रैकेट को इस प्रकार से खत्म किया जाए कि आगे से इस तरह की लोग एडमिशन ना लें। गौरतलब है कि दिल्ली विश्वविद्यालय एडमिशन रैकेट में पुलिस ने शुक्रवार को इन चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद खुलासा किया था कि सिर्फ इस साल इस गैंग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अलग अलग कॉलेजों में 25 दाखिले कराए हैं। खुद पुलिस मानती है कि दाखिला का ये रैकेट काफी बड़ा है और आने वाले दिनों में कुछ महत्वपूर्ण लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। बिहार के बिहार शरीफ से खबर आ रही है कि एक लड़की जो कोचिंग क्लास में पढ़ने के लिए जा रही थी, उससे छेड़खानी करने वाला एक व्यक्ति अब ये आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। देखिए, जैसे ही इसको बाकी लोगों ने देखा बिहार शरीफ में, इसे पकड़ लिया, जमकर धुनाई की और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। बिहार शरीफ में ये छात्रा कोचिंग क्लास में पढ़ने जा रही थी और वहीं पर ये युवक छात्रा से छेड़खानी करने लगा। छात्रा ने खुद साहस का परिचय देते हुए इसको पकड़ लिया। लड़की को मारी और बिहार के बाद आइए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक विजुअल अभी आपको नजर आएगा जो आपको भी चौंका देगा, जिसमें एक युवक आपको नजर आ रहा है। जनपद फर्रुखाबाद का थाना मीरापुर है, जहां पुलिस ने चोरी के आरोप में इस युवक को पकड़ा और वहां पूछताछ के नाम पर थाने के दरोगा राम स्नेही और सिपाही सुबोध यादव ने देखे किस तरह से युवक को बेल्ट से खुलेआम पीटा। अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस पर बोलने से कतरा रहे हैं। देश दिन भर में आज इतना ही।